तो दोस्तों आज ख़त्म हो चुके हैं कई सारे इवेंट्स और आज की पूरी वीडियो ना इन इवेंट्स के ऊपर ही रहने वाली है। और एक्चुअली में यहाँ पर कुल मिला के हुए थे 3 शोज़ अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक साथ आज ही के दिन ख़त्म हुए और इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा सबसे फेमस शो न्यूयॉर्क प्रो। और ये शो था इस बार 1 डे इवेंट का और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब प्री जजिंग फाइनल्स एक साथ ही हो गई। तो बॉडी बिल्डर्स को चेंज होने का कुछ खास मौका मिल नहीं पाया। यहाँ पर हम सबसे पहले डिवीजन की बात करते हैं मेंस फिजिक की। जाहिर सी बात है यहाँ पर रायन टेरी को ही जीतना था, बहुत ज़्यादा चांसेस इनके लग रहे थे। तो रायन ने ओवरऑल ये कॉम्पिटिशन जीत लिया और यहाँ पर वो हरा देते डैनियल एमंस को जो 4th नंबर पे प्लेस हुए। सीडीपो यहाँ पर 3rd प्लेसिंग पे आए, बाकी विक्टर चैव से एक एथलीट हैं वो 2nd आए। तो रायन टेरी यहाँ पर जीते और ओवरऑल जो उनकी फिजिक दिख रही थी शो के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प थी, जाहिर सी बात है, लेकिन उतनी ज़्यादा फुल नहीं थी जैसे हमने पिट्सबर्ग के फाइनल में उनको देखा था। रायन टेरी बहुत अच्छे थे, देखो नो डाउट, और मैं सही बता रहा हूँ ये और भी अच्छे हो जाते। इनफैक्ट ये पिट्सबर्ग जैसे ही दिख जाते अगर ये शो होता है ना 2 डे इवेंट का, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला एथलीट्स को। जैसे ही प्री जजिंग खत्म वहीं फाइनल शुरू हो गए, तो एक तरह से वो एक ही हो गए प्री जजिंग और फाइनल्स। तो इतने में बॉडी अगर आपकी ज़्यादा फ्लैट है तो आप उसको फुल नहीं कर सकते, या कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हो बॉडी के अंदर, ड्राई करना हो, कोई और एडजस्टमेंट्स करने हो, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बॉडी बिल्डर्स सेम ही दिखेंगे। प्री जजिंग और फाइनल्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बॉडी में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस आ ही नहीं सकता। इसलिए रायन टेरी हमें अच्छे दिखे ओवरऑल और इस शो में अपनी जीत इन्होंने कायम करी। तो फिजिक वन ऑफ द बेस्ट थी, ऐसा मैं रायन टेरी के लिए बोल सकता हूँ। बहुत ही लीन, शार्प, प्रोट्रूडिंग फिजिक थी इनकी और अभी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है क्लासिक फिजिक डिवीजन। तो यहाँ पर आ जाते हैं माइकल डबल और उन्होंने भी शो को जीत लिया एज एक्सपेक्टेड, और माइकल को जीतना ही था क्योंकि क्लासिक फिजिक के अंदर कोई उनको बड़ा चैलेंज देने वाला एथलीट था नहीं। तो माइकल के लिए भी वही प्री जजिंग फाइनल्स एक जैसी थी, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ ये दोनों चीज़ें हो गई थी इस बार न्यूयॉर्क में, और इन्होंने भी शो को जीता। बहुत ही क्रिस्प शार्प कंडीशनिंग के साथ में बहुत ही प्यारी फिजिक थी और बहुत ही अच्छी फिजिक थी। वन ऑफ द बेस्ट फिजिक, वन ऑफ द बेस्ट। और पोजेज अगर बात करी जाए, जैसे इन्होंने अभी थोड़ी बहुत स्टीव वाइनबर्गर से पूछा था पोजिंग कैसे करनी है, तो उस हिसाब से एक वो बड़ा चेंज तो नहीं दिखा इनकी फिजिक में, क्योंकि उसी एंगल से उतना ही झुक करके पोजेज को हिट कर रहे थे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा और बेहतर अपना बैक डबल बाइसेप पोज या फिर दूसरे सब पोजेज को डिफरेंट तरीके से तो एटलीस्ट हिट करें, लेकिन वो तरीका बिल्कुल वैसा ही था और बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं था। लेकिन हाँ फिजिक इतनी ज़्यादा शार्प लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। इतना अच्छा कोई एथलीट कैसे दिख सकता है। और ये फिजिक दोस्तों, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं सही बता रहा हूँ, आप इमेजिन अगर करो ना, अगर यही लैट्स थोड़े से और बड़े हो जाए, यही चेस्ट थोड़ी सी और फूल जाए, तो ये एथलीट नंबर 1 क्रिस बमस्टेड के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एथलीट बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा उनको हरा देंगे, वो ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन इस एथलीट के पास में एक एक्चुअली में स्ट्रक्चर है, मसल्स की अच्छी बैलीज, मसल्स की बढ़िया शेप है और कंडीशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये जो मसल शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, ये हर एक बॉडी बिल्डर के पास इतना अच्छा नहीं होता है। फ़र्क आ जाता है उन मसल्स को कितना आप पुट ऑन करते हो। बमस्टेड पे बैक बहुत बड़ी है, बमस्टेड के चेस्ट बहुत ही ज़्यादा फूलती है, माइकल की उतनी नहीं फूलती है, लेकिन ओवरऑल हर चीज़ में माइकल डबल परफेक्ट जाने की काबिलियत रखते हैं। अभी भी उनके मसल्स के सबसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं क्लासिक फिजिक में, बहुत बढ़िया जिसको आप कहोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कंपैरिजन करा। बाकी आप लोग बताओ कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ अभी की नहीं, ये मैं प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें क्या टेक है। बाकी फ़िलहाल ये जीत गए हैं न्यूयॉर्क प्रो और एक हफ्ते पहले पिट्सबर्ग जीता था। बैक टू बैक शोज़ जीत रहे हैं और अभी 2 क्वालिफिकेशन मिल गई ओलंपिया की। हालांकि काउंट एक ही होती है, तो एक ही बार ओलंपिया में खेल सकते हो ना, तो इसीलिए इस बार खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट करके लाएंगे उस टाइम तक भी। बाकी आप बताओ आपको ये फिजिक कैसी लगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरी कैटेगरी पे, जो थी मेंस बॉडी बिल्डिंग। अब दोस्तों इसके बाद वाली दोनों कैटेगरीज, मेंस बॉडी बिल्डिंग, मेंस 212, ये बेस्ट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर्स जीते हैं ना, इन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट शेप यहाँ पर दिखाई, ये मैं बिल्कुल बिना डाउट के बोल सकता हूँ। और यहाँ पर नंबर 1 पे मेंस बॉडी बिल्डिंग की हम बात करेंगे, जो आ जाते हैं विनर इसमें टोनियो बर्टिन। टोनियो बर्टिन को हमने इससे पहले कई शोज़ में देखा है, पिछले साल तो 5-6 शोज़ में, लेकिन ये लेवल की कंडीशनिंग, इस लेवल की ड्राइनेस हमने कभी नहीं देखी इनमें। और हमेशा ना ड्राइनेस अच्छी होती थी, लेकिन लगता था और शार्प पहले से हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक मिल नहीं पा रही थी, इस बार मिल गई। और ये बर्टिन की थी बेस्ट फिजिक। आप देखो इनके ना एब्स से आपकी निगाह नहीं हटने वाली, जो पहले कभी भी उतने क्लियर नहीं दिखते थे। स्पेशली इनके लेग्स भी और ज़्यादा आपको सेपरेटेड और ज़्यादा आपको ड्राई दिखेंगे, और लेग्स में डेफिनेट एक साइज इंप्रूवमेंट है। तो टोनियो हर एंगल से इतने अच्छे दिख रहे थे। पर्टिकुलरली अगर मसल्स की बात करूँ तो मसल्स का साइज इनका ओवरऑल उतना ही था, लेकिन बॉडी की शेप बिल्कुल अलग लग रही थी। इस बार क्या था, इनकी वेस्ट एकदम टाइट थी,
तो उस वजह से वेस्ट लग रही थी स्मॉल, और वी टेपर लेट्स बड़े दिखने लग गए तो वी टेपर निकल के आने लग गई। एब्स तो इनके बिल्कुल ही लग रहा था नकली के एब्स है, वो असली लग ही नहीं रहे थे, रियल नहीं दिख रहे थे। तो इसीलिए ये शेप इंक्रेडिबल शेप थी, अभी तक अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए हैं टिल डेट, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वाले शो को इनको जीतना ही था और इस वाले शो में इन्होंने इजी विन करी। अब देखना होगा क्या ये टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएंगे मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि दोस्तों ये मेंस ओपन बॉडी बिल्डर है अभी। ये हार्डी शुपन, बिग रैमी, डेरेक, ये लोग टोनियो के लिए अभी एक टारगेट, एक उनका चेजिंग गोल बन गए हैं। तो उस फिजिक्स से तो काफ़ी दूर है टोनियो, लेकिन आने वाले टाइम में इसी तरीके से अगर ग्रो करते गए तो वो मस्कुलैरिटी इनके पास में आने की बस एक देर है, और फिर ये काफ़ी ऊपर जाने की एक दम रखते हैं, क्योंकि वो लेवल की कंडीशनिंग तो इनके पास में है, उस लेवल की मस्कुलैरिटी, उस लेवल का साइज़ नहीं है। तो इनक्रेडिबल तो आजकल कोई भी हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो कोई भी कर जाता है। सैमसन दादा इनसे भी छोटे थे 1 साल पहले, और अभी देखो क्या धूम मचा रहे हैं वो। टोनियो क्यों नहीं। तो देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट्स करेंगे ये आने वाले 6-7 महीनों में ओलंपिया में, किस तरीके की अपनी फिजिक रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगला अपडेट मेंस 212 में भी दोस्तों एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर कैरिथ बाजो जीते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये जीते हैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप के साथ। कैरिथ भी हमें इतने ज़्यादा शार्प, इतने ज़्यादा रिब्ड कभी नहीं दिखाई दिए होंगे, और वही हार्डनेस की भी इनके अंदर भरमार है। कैरिथ हर एक पोज में इतना ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, स्पेशली मोस्ट मस्कुलर करते हुए। आप देखोगे इनकी चेस्ट, इनके लेग्स दोनों फाइबर्स और सेपरेशन से भरे हुए हैं। ये होती है डिटेलिंग जो आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। मतलब हम लोग 90s की कंडीशनिंग की बात करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आज के बॉडी बिल्डर्स नहीं लाते हैं, पर वो बॉडी बिल्डर्स अननोटिस्ड चले जाते हैं। कैरिथ बाजो हो गए या फिर बहुत सारे और एथलीट्स हो गए। बहुत सारे एथलीट्स में कौन से, मैं आपको अभी एक और अगला एथलीट बताने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया क्रेजी सुपर्ब कंडीशनिंग और बहुत अप्रिशिएटेड कंडीशनिंग है ये। इसी लेवल की अगर ये चीज़ ओलंपिया में दिखाने लग जाए तो ना ज़्यादा नोटिस में आएगी। बस ये है कि नोटिस आने का जो रेट होता है लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हम बहुत थोड़े लोग देख रहे हैं न्यूयॉर्क प्रो को, ओलंपिया को कितने सारे लोग देखते हैं। तो इसीलिए बॉडी बिल्डर्स अपना बेस्ट लाने की कोशिश करते भी हैं उस टाइम पे। तो आई थिंक यहाँ पर कैरिथ ने बेस्ट पीक करा है, और 212 में अभी ये क्वालिफाई हो चुके हैं ओलंपिया के लिए, और सही में इससे बेहतर ये नहीं आ सकते थे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं आपको बोला ना दोस्तों, कंपटीशन जो होता है ना वो बड़े नामी एथलीट से बड़ा नहीं होगा, वो एक आध बार के लिए हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है अच्छा दिखना। तो इसीलिए ज़्यादा प्रायोरिटी मैं तो उस चीज़ को देता हूँ, और जब आप अच्छे दिखने लगते हो ना तो आपकी एक रेपुटेशन सेट हो जाती है, लोगों की निगाहें आप पे हमेशा के लिए आ जाती है। तो इसलिए ये सारे एथलीट्स यहाँ पर, चाहे टोनियो बर्टिन ओपन से हो, कैरिथ बाजो 212 से हो, इवन अगर मैं बात करूँ रायन टेरी, माइकल डबुल, इन्होंने भी कमाल ही करके दिखा दिया। तो सारे एथलीट्स बढ़िया थे। कॉम्पिटिटिव लाइनअप उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये टॉप के एथलीट्स ही बस बढ़िया थे, बाकी के एथलीट्स इनके जितने भी कोई भी डिवीजन हो सब एथलीट्स इनसे थोड़ा पीछे पीछे दिख रहे थे हर एक वे में। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव उतना नहीं था, लेकिन जो जो चैंपियंस बने हैं ना, सब ने वन ऑफ द बेस्ट या इवन द बेस्ट फिजिक अपनी लाइफ की शो करी है न्यूयॉर्क प्रो के अंदर। तो इस तरीके से ये शो ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे शो पे, जिसका नाम है सौ पॉलो, और ये हुआ है मसल कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल की ओर से, मतलब ये प्रमोटर है। इस कॉन्टेस्ट की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसके ये बॉडी बिल्डर जो इसमें जीतते हैं 212 एथलीट। आपको याद है इनका नाम? फिलिप मोराज। पिछली बार मैंने इनके ऊपर बात करी थी जब इन्होंने ओलंपिया में कम्पीट करा था, और इनकी प्लेसिंग 8th मिली थी। तब मेरा ये कहना था कि इससे ऊपर की ये प्लेसिंग डिजर्व करते थे। फिलिप ऐसे एथलीट हैं जो ट्रूली एक्चुअली में 90s की कंडीशनिंग दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और इस लेवल की हार्डनेस, इस लेवल का सेपरेशन, ड्राइनेस, पतली स्किन, ये सिर्फ 90s के बॉडी बिल्डर्स पे ही होती थी। और वो कंडीशनिंग जितने भी मैंने अभी तक जितने भी एथलीट्स का नाम लिया है ना आपके आगे न्यूयॉर्क प्रो में, जितने भी एथलीट्स ने कम्पीट किया, उससे बेहतर कंडीशनिंग इनकी एक्चुअली में है। और ऐसा देखने में लग रहा है कि इस साओ पालो नामक इस कॉम्पिटिशन में ये और ज़्यादा बेहतर आए हैं ओलंपिया वाली उस अपनी फिजिक से। इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इनकी कंसिस्टेंसी कहीं टूटती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और कमाल ही दिख रहे हैं। तो इस लेवल की कंडीशनिंग शार्पनेस का इनको ये इनाम मिला कि इन्होंने 212 डिवीज़न जीत ली, और अब फाइनली ये भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो हम इनको ओलंपिया में देखेंगे। मैं डेफिनेटली इनको और ऊपर आते हुए देखना चाहता हूँ। बाकी मास की थोड़ी सी जो कमी है, या फिर एथलीट्स जिस तरीके से 212 में दिखते हैं ये वैसा नहीं दिखते, काफ़ी हद तक क्लासिक इंक्लाइंड इनकी फिजिक है। तो शायद इस वजह से जजेस इनको प्रेफरेंस में ना लाते हो, लेकिन इस वक्त तो ले आए, इस वाले कॉम्पिटिशन में तो जिता ही दिया है। और इनक्रेडिबल शेप, मतलब कंपटीशन यही होना चाहिए दोस्तों। तो एथलीट का नाम भले ही उतना बड़ा ना हो, लेकिन ऐसी शेप में आ जाए कि एक याद छोड़ जाए। तो मज़ा आ गया देख करके। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है मुझे बताना। इसके बाद में अगला शो आ जाता है दोस्तों, जो आज का तीसरा शो था, ऑप्टिमम क्लासिक। इस शो की हम बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही नामी एथलीट ने कम्पीट किया, जो थे भुवन चौहान। भुवन इस शो के अंदर 3rd प्लेसिंग लेकर के आते हैं,
और फिजिक इनकी एक पॉइंट पे नहीं थी, एक ऑन पॉइंट फिजिक नहीं थी, उतनी शार्प नहीं थी। मेनली जहाँ से एक्सपोज हो जाते हैं, अच्छा खासा मतलब एक्सपोज होते हैं, वो इनकी चेस्ट। तो जब ये इतने बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ खड़े होते हैं जिनमें इतना ज़्यादा साइज़ है, तो सबसे पहले निगाह इनकी चेस्ट पे ही गिरती है। स्पेशली अगर ये फर्कनर के साथ खड़े होते हैं ना, जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको दिखेंगे, राइट से सेकंड, तब ये भुवन की चेस्ट आपको और ज़्यादा लगती है फ्लैट। मेन बात करते हैं, ये यहाँ पर थर्ड भुवन चौहान, सेकंड पर यहाँ पर आ जाते हैं बैंकविल। तो बैंकविल काफ़ी ज़्यादा अच्छे एथलीट अभी तक तो चल रहे हैं, लेकिन इस बार शार्पनेस वो भी उतनी अच्छी नेल नहीं कर पाए, नहीं तो इस कंपटीशन को जीत जाते वो। उनके अंदर ओवरऑल हर एक चीज़ काफ़ी ठीक है, लेकिन हैरानी ये इस चीज़ की हुई कि जो फर्स्ट आए हैं ना, वो एक बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो मास्टर्स कैटेगरी के बॉडी बिल्डर है, मतलब 40 साल से ऊपर की एज वाले एथलीट हैं, और उन्होंने यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीज़न को जीत लिया। तो काफ़ी अच्छे प्रोपोर्शंस मेंटेन करें, क्योंकि 40 के बाद वेस्ट फैलने लगती है, प्रोपोर्शंस अच्छे नहीं दिखते, स्किन की जो एक रिंकल्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, एक बॉडी में फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये 40 की एज के हिसाब से काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इनका नाम है डेरिक। ऐसा लग रहा है देख के फ्लेक्स व्हीलर के फ़ैन हैं, इनके ट्राइसेप्स और आर्म्स बिल्कुल वैसे हैं, शोल्डर्स पे टैटू भी वैसा ही बना हुआ है, तो थोड़ा सा उस किस्म की इनकी फिजिक है। लेकिन वैसे बात करी जाए तो एक स्मॉल फ्रेम एथलीट है, जजिस को पसंद आए तो उन्होंने यहाँ पर उनको जिता दिया। बाकी आपका क्या कहना है? हैरानी हुई कि यहाँ पर जो फर्कनर है 4th प्लेसिंग पर वो चले गए, और उनकी फिजिक थोड़ी सी ऑफ थी, हल्का सा ज़्यादा लग रहा था कि कार्ब लोडिंग उनके साथ में हो गई है, लेकिन इन फ़ोटोज़ में नहीं लग रहा होगा, बट वैसे वो थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर फर्कन भी अगर होते ना एकदम शार्प ऑन पॉइंट, वो भी फर्स्ट आ सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी में वैसे कोई एक भी वीक बॉडी पार्ट नहीं है, ना उनकी चेस्ट, ना एब्स, ना शोल्डर्स, ना बैक। तो यहाँ पर ये कुछ रिजल्ट्स रहे। तो इसमें एथलीट्स का नाम था पर क्वालिटी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी देखनी है, क्रिस्पी कंडीशनिंग देखनी है, तो वो मिलेगी क्लासिक फिजिक में। इसी वाले शो में ऑप्टिमम क्लासिक में क्लासिक फिजिक के अंदर compete कर रहे थे एरिक वाइल्डबर्गर, जिन्होंने कि ठीक एक हफ्ते पहले पिट्सबर्ग में खेला था यही वाला शो अगेंस्ट माइकल डबल, और उस वक्त पे माइकल डबल एरिक दोनों बेस्ट दिख रहे थे। बस माइकल जीत गए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे थे शेप एंड साइज़ में, पर एरिक के ग्लूट्स तब भी उनसे ज़्यादा बेहतर थे और हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे कसे हुए थे। लेकिन इस बार एरिक वापस लौटते हैं इस वाले शो को खेलने, और यहाँ पर फाइनली जीत करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। तो माइकल ने तो पिछली बार भी क्वालिफिकेशन ली थी, आज के दिन भी क्वालिफिकेशन ली, और आज ही के दिन एरिक भी दोबारा से एक और शो खेलते हैं और ये भी जीत जाते हैं। तो इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अभी भी माइकल के अगेंस्ट खड़े होते ना और न्यूयॉर्क में आ जाते तो माइकल इनको जीतने नहीं देते, और यहीं पर ये ऑप्टिमम क्लासिक में आ गए तो ये जीत गए। तो ये सही डिसीजन था। अभी ये दोनों एथलीट्स ओलंपिया में जाएंगे, देखते हैं ये आमने सामने हमें क्लासिक फिजिक में दिखाई देंगे या नहीं। क्या होता है, जैसे अभी ये दोनों एथलीट्स कॉम्पिटिटिव आपको दिख रहे हैं, पर ओलंपिया की लाइनअप में ना दूसरे और बहुत सारे एथलीट्स बीच में आ जाते हैं, 2 एथलीट्स के, तो उनका कंपैरिजन भी कई बार नहीं हो पाता है। और फिर क्या देखा, किसने देखा 8-9 महीने बाद कौन कैसा दिख रहा है, तो वो तो अलग आने वाले चीज़ें हैं। फिलहाल एरिक की बॉडी आपको कैसी लगती है मुझे बताना, किस वजह से ये ऊपर नहीं आ सकते, वो वजहें मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके इसमें ओपिनियन और रॉ थॉट्स जानना चाहूँगा। बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। सारे के सारे यही एथलीट्स थे। बाकी अपडेट्स की वीडियो तो आ ही रही हैं, तो वो कल आ जाएगी। बाकी अभी 9 दिन पड़े हैं चैलेंज ख़त्म होने में, तो आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है ये सारे जो चैलेंजेस अभी चैनल पे चल रहे हैं डेली वीडियोस वाले। बस दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।